हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूनिट 2 में आईएस कोड के स्पेसिफिकेशंस, जिसका 2 वीडियो पहले अपलोड हो चुका है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज वाला वीडियो जो हम लोगों का होगा ये आईएस कोड का वो फाइनल वीडियो होगा जिसमें हम लोग सारे इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे। कहने को आईएस कोड में आपको बहुत सारे क्लॉजेस हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग जिस जिस यूनिट को पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग उस यूनिट में कवर कर ले रहे हैं। तो हम लोग इस आईएस कोड वाले पार्ट में क्या डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके मिसलेनियस टॉपिक्स है, जो आपके उसके साथ आपके सिलेबस के साथ कवर नहीं हो रहे हैं। जैसे हम लोग सिंगली रेनफोर्स पढ़े तो उससे रिलेटेड हम लोग सारे फॉर्मूलाज वगैरह जो आईएस कोड में गिवन है वो डिस्कस कर लिए। डब्ल्यूबी किए तो उसके साथ भी सेम केस हुआ। हम लोग शेयर बॉन्ड और डेवलपमेंट लेंथ पढ़े तो उसका भी जो डेवलपमेंट लेंथ का हम लोगों का फॉर्मूला था वो आईएस कोड में गिवन था। शेयर का भी आपको जो फॉर्मूला था, जो स्पेसिंग था, वो आईएस कोड में गिवन था। तो वो सारा चीज हम लोग अपने यूनिट के साथ डिस्कस कर लिए। आगे भी ऐसे ही करेंगे, जब हम लोग टी बीम पढ़ेंगे, जब हम लोग स्लैब पढ़ेंगे, कॉलम्स एंड फुटिंग्स पढ़ेंगे, तो उसके सारे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और स्पेसिफिकेशंस होंगे वो हम लोग वहां पढ़ लेंगे। उसके अलावा जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो यही सारी चीजें हैं जो आपको आईएस कोड में गिवन है, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने का बहुत ज्यादा चांस है, बट वो आपके सिलेबस में कहीं पे एडजस्ट नहीं होता, तो उस चैप्टर में हम लोग डिस्कस नहीं करके हम लोग अलग से उसका एक पार्ट बनाते हैं। तो ये सारा चीज कंबाइंड होकर के आपका यूनिट 2 को आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आज के वाले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे एक तो रेनफोर्समेंट के बारे में कि रेनफोर्समेंट अलग अलग कंपोनेंट्स में, जैसे बीम्स में, स्लैब में, कॉलम में, सब में किस किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है, उसका क्या क्या कंडीशन है, ये पढ़ेंगे। ये छोटे छोटे आपको ऑब्जेक्टिव होंगे जो आपको अभी भी काम आएंगे, आपको एसएससी के जेईई की तैयारी में भी काम आएंगे, और आगे जब आप साइट का इंटरव्यू वगैरह दे जाएंगे तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो ये आपको रेनफोर्समेंट से जुड़ा हुआ जो सारा इंपॉर्टेंट चीज है वो हम लोग आज कवर कर लेंगे, और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स वगैरह और हम लोग कवर करेंगे। आज के क्लास को बहुत ज्यादा लेंदी हम लोग नहीं रखेंगे। ठीक है, अब रेनफोर्समेंट में हम लोग एक एक करके कंपोनेंट वाइज बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीम से, फिर स्लैब करेंगे, फिर कॉलम करेंगे। अब बीम में आपको इंपॉर्टेंट हम लोगों को क्या डिस्कस करना है, 2 चीज करेंगे। पहला मिनिमम मैक्सिमम रेनफोर्समेंट, और दूसरा हम लोग करेंगे साइड फेस रेनफोर्समेंट। अब मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील, हम लोग पीटी निकालते थे परसेंटेज ऑफ स्टील, तो आईएस कोड कहता है कि हर कंपोनेंट में कुछ परसेंटेज ऑफ स्टील मिनिमम और कुछ मैक्सिमम हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो क्या हम लोग प्रोवाइड करेंगे, तो बीम के केस में जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील होगा वो आपका होगा 0.85 डिवाइडेड बाई FY। मतलब अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के लिए आपका मिनिमम परसेंटेज जो है वो आपका चेंज होता रहेगा। अगर आप FE 500 के लिए निकालना चाहेंगे तो 0.85 डिवाइडेड बाई 500 हो जाएगा, तो वो आपको नियरली 0.17% के आसपास आता है। तो हम लोग 0.17% जो है वो मिनिमम हम लोग इसको, अगर यहाँ पे आप 500 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.17%। तो ये आपका क्या हुआ, परसेंटेज ऑफ स्टील, पीटी को हम लोग क्या लिखते हैं, AST बाई BD भी लिखते हैं। बीम के केस में यही करते हैं। तो ये आपका आ रहा है 0.17%। ठीक है, ये आपको मिनिमम प्रोवाइड करना, मतलब आपको ये पूरा जो आपका क्रॉस सेक्शन है उसमें आपका जो टोटल क्रॉस सेक्शन के हिसाब से जो स्टील होगा वो आपका 0.17% होगा। ठीक है, और आपका मैक्सिमम कितना प्रोवाइड हो सकता है, तो 4% स्टील प्रोवाइड हो सकता है पूरे क्रॉस सेक्शन का, वो आपको टेंसाइल जोन में, और 4% आप प्रोवाइड कर सकते हैं कॉम्प्रेसिव जोन में। दोनों की अलग अलग बात होगी, क्योंकि टेंसाइल जोन जो होगा वो अलग फोर्स कैरी करेगा और कॉम्प्रेसिव जोन जो होगा वो अलग फोर्स कैरी करेगा। तो जब आपको टेंसाइल जोन में आप स्टील देंगे तो आप मैक्सिमम उस टेंसाइल जोन का, आप क्रॉस सेक्शन का आप मैक्सिमम 4% देंगे और आप टेंसाइल जोन में उसको एडजस्ट करेंगे। फिर आप मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव जोन में जब आप स्टील देंगे तो आप मैक्सिमम 4% देंगे और आप उसको कॉम्प्रेसिव जोन में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको कहने का मतलब है कि आपको ये 4 + 4 8% नहीं होता है, क्योंकि जब आप सिंगली रेनफोर्स बनाते हैं तो आप सिर्फ टेंशन में रेनफोर्समेंट देते हैं तो मैक्सिमम 4% देंगे। जब आप डबली बनाते हैं तो डबली के केस में आप टेंसाइल जोन में अगर आप 4% मैक्सिमम प्रोवाइड कर देते हैं तो आप उससे ज्यादा तो प्रोवाइड करेंगे नहीं। अब अगर आपका उसके बियॉन्ड भी अगर आपका मूवमेंट आ रहा है जो रेजिस्ट नहीं हो पा रहा, तो आप कॉम्प्रेसिव जोन में आएंगे, उसमें आप मिनिमम 0.17% देंगे और मैक्सिमम उसमें भी आप 4% तक दे सकते हैं। तो जनरली क्योंकि टेंसाइल जोन जितना स्ट्रेस होता है, कॉम्प्रेसिव जोन उतना स्ट्रेस नहीं होता है, तो इसमें आपको 1% 2% तक जाते जाते आपको कॉम्प्रेसिव जोन में जो स्टील है उससे आपका बीम जो है वो डब्ल्यू रेनफोर्स सेटिस्फाई कर जाता है। ठीक है, तो कितना में सेटिस्फाई करता है ये हम लोग अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोगों को मिनिमम देना है 0.85 बाई FY और मैक्सिमम देना है आपको 4% टेंसाइल के लिए, 4% कॉम्प्रेसिव के लिए। अगर इन जनरल भी पूछता है कि आपको बीम में मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना परसेंटेज होता है, तो 4% होता है। ठीक है, ये हो गया बीम के बारे में आपको परसेंटेज ऑफ स्टील। अब एक आता है आपको साइड फेस रेनफोर्समेंट। पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं स्टील के बारे में, उसके बाद साइड फेस रेनफोर्समेंट क्या होता है वो समझा देंगे और फिर उसका आपको प्रोसेस बता देंगे कि आईएस कोड आपको क्या वैल्यूज बोलता है। अब बीम का हो गया। अब स्लैब में आते हैं। स्लैब में आईएस कोड कहता है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील आपको
0.15% होगा अगर आप माइल्ड स्टील देंगे Fe250, और अगर आप HYSD बार देंगे Fe415 या 500 स्लैब में तो आपका मिनिमम परसेंटेज जो होगा वो 0.12% होगा। मतलब माइल्ड स्टील है, आपको कम स्ट्रेंथ है तो आपको ज्यादा परसेंटेज ऑफ स्टील देना है, और जब आप HYSD कर रहे हैं हाई स्ट्रेंथ का तो आपको कम परसेंटेज मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील देना है। मतलब अगर आपका एक स्लैब बहुत ही लाइटली लोडेड है, उसमें आपको रेनफोर्समेंट बहुत ज्यादा प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो भी आपको मिनिमम जो होगा वो 0.12% जो है उस क्रॉस सेक्शन, पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया का वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा इसमें ये समझिए। आपका ये एक स्लैब है, इस स्लैब में आपका ये फॉर एग्जांपल 3 मीटर बाई 3 मीटर का पैनल है। अब आप इसको डिजाइन कर रहे थे और इसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन की और आपको मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील आया कि आपको 0.12% देना है। तो 0.12% किसका? बी डी का। अब बी तो आपको पता रहेगा कि आप टोटल डेप्थ की बात कर रहे हैं। आपको बी क्या रहेगा? जो विथ हम लोग लेंगे, जैसे बीम के केस में तो क्या होता है ना कि आपका अगर ये एक बीम है, ये क्रॉस सेक्शन बी है, ये क्रॉस सेक्शन आपका डी है, तो आपको पता है कि जब ये लेंथ में इस तरह से चल रहा है तो ये वाला जो डेप्थ है ये तो आपका डी रहेगा, और इसमें जो आपका ये वाला विड्थ रहता है जो आपको नहीं दिख रहा है यहाँ से, ये वाला जो विड्थ रहता है ये 300 का रहता है या 400 का रहता है। तो आप ये 300 यहाँ कैलकुलेशन में लेते हैं और डी यहाँ आप लेते हैं जो भी आपका जैसे 600 और 600 कैलकुलेशन में लेते हैं। तो आपको इस 300/600 के लिए आपको वो स्टील आता है। स्लैब के केस में 3 मीटर बाई 3 मीटर है। अब इसमें या तो आप अगर डी लेंगे 200 तो आप बी ले सकते हैं, आप पूरी 3 मीटर ले सकते हैं। बट आपको ये जो आप बी लेते हैं ये 3 मीटर के लिए लेंगे, फिर जो आप लोड लेंगे वो भी आपको 3 मीटर के लिए लेना पड़ेगा। तो हम लोग स्लैब के केस में क्या करते हैं, काम थोड़ा इजी करने के लिए हम लोग इसको स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं। अब जनरली क्या करते हैं, जनरली जो एक ये हमारा स्ट्रिप हुआ ये 1 मीटर का रहता है, तो 1 मीटर वाइड है और इसका कुछ डेप्थ है, तो हम लोग इसको एनालाइज करते हैं, इसका बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, इसमें हम लोग स्टील प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल 4 बार रिक्वायर्ड आया तो आप 4 बार इस तरह से वहां प्रोवाइड कर दे रहे हैं। अब जब ये 1 मीटर का है और ये लेंथ आपका 3 मीटर है, ये विथ 1 मीटर है, तो ये वाला लेंथ भी 3 मीटर है, ये भी विथ 1 मीटर है, ये भी लेंथ 3 मीटर है, ये भी विथ 1 मीटर है। तो जो इसमें अप्लाई हो रहा है सेम चीज इसमें और सेम चीज इसमें भी अप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग स्लैब के केस में ये करते हैं। तो हम लोग जो यहाँ बात कर रहे हैं 0.15% और 0.12%, ये हम लोग बात कर रहे हैं B इंटू डी की, तो जिसमें B जो होगा ये आपका 1000 mm हो जाएगा और ये आपका इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा। ठीक है, मतलब डेप्थ तो आपका सेम रहेगा बट B जो होगा ये आपका 1000 mm के लिए आप निकालेंगे। जब हम लोग आगे स्लैब का एनालिसिस करेंगे, यूनिट नंबर 7 पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें आपको ये चीज जो है और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 0.15% मिनिमम देना होगा अगर आप Fe250 यूज करते हैं, और आपको 0.12% मिनिमम देना होगा अगर आप HYSD बार यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा अब स्लैब बीम के केस में आपको मिनिमम डायमीटर के लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, आप मिनिमम 8 mm 10 mm ये दे सकते हैं क्योंकि IS कोड आपको मिनिमम इस तरह से कोई क्लॉजेज नहीं बता रहा है। बट स्लैब के केस में आपको क्या कह रहा है कि आपको मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार जो है इसका आपको कंडीशन है। अब कंडीशन क्या है कि किस स्लैब में हम लोग कितना मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, तो वो थिकनेस ऑफ स्लैब पे डिपेंड करता है। थिकनेस ऑफ स्लैब का 1/8 जो होगा ये आप प्रोवाइड करेंगे आपका मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका स्लैब का थिकनेस 160 mm है, ठीक है, टोटल थिकनेस, तो आप 1/8 ऑफ 160 करेंगे तो ये आपको कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो मतलब उस केस में आपका मैक्सिमम डाया जो होगा बार का वो 20 mm से एक्सीड नहीं करेगा। आप 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm डाल सकते हैं, 20 mm भी आप दे सकते हैं, मगर आप उस स्लैब में 20 mm से ज्यादा का बार नहीं दे सकते हैं। ये आपका मैक्सिमम लिमिट है। मिनिमम लिमिट इसमें भी कुछ नहीं है, तो क्योंकि IS कोड आपको मिनिमम 8 mm का ही बार कहता है, अलाउ करता है, 6 mm का बार अब IS 456 नहीं अलाउ करता है, तो इसलिए हम लोग बीम के केस में भी स्लैब के केस में भी जो मिनिमम डायमीटर ऑफ बार होगा वो 8 mm का हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग जनरली 8 और 10 ये दो लेकर के ही हम लोग अपना स्लैब का है कास्टिंग करते हैं। ठीक है, अब बीम में हम लोग जनरल 10 या 12 लेकर के चलते हैं मिनिमम, और बाकी तो हम लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से निकालते हैं कि कितना रिक्वायरमेंट आएगा। अब हम लोगों का ASD आ रहा है 900 mm स्क्वायर, तो हम लोगों का अगर 300 mm का वाइड का बीम है तो हम लोग उसमें 10 का बार इसलिए नहीं चला सकते हैं क्योंकि अगर हम 3 बार भी देंगे 10 का तो वो 300 mm स्क्वायर होगा टोटल। तो हम लोग उसको कितना लेयर में प्रोवाइड करेंगे, तो हम लोग इसलिए उसमें 16 का या 20 का बार डायरेक्टली प्रोवाइड कर देते हैं, तो क्योंकि हम लोगों को AST भी पार करना है। लेकिन अगर AST का बहुत ज़्यादा लोड नहीं हो, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं हो, उस केस में आप 10 का बार अगर एडजस्ट करके AST को पार कर सकते हैं तो वो आपको करना है। वो एक अलग कॉन्सेप्ट रहेगा कि कितना बेंडिंग मोमेंट से रिक्वायर्ड आ रहा है, वो तो आपको सेटिस्फाई करना ही है। बट उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जैसे स्लैब की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम डायमीटर 20 mm से ज़्यादा का नहीं हो। अगर वैसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको स्लैब का डेप्थ बढ़ाना पड़ेगा।
आपको इनकेस अगर ऐसा कैलकुलेशन आ रहा है कि आपको 25 mm डाया से कम का बार आपका पास ही नहीं हो रहा है उस बेंडिंग मोमेंट के लिए, इसका मतलब है कि लोड बहुत ज़्यादा है। लोड बहुत ज़्यादा है तो आप जो थिकनेस सोच रहे हैं स्लैब का वो बहुत कम हो रहा है, तो आपको उसका थिकनेस को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपका ये डी बढ़ेगा। और जब डी बढ़ेगा तो थिकनेस ऑफ स्लैब बढ़ेगा, तो आपको मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार भी जो अलाउड होगा वो बढ़ जाएगा। तो जितना थिन स्लैब यूज करेंगे उतना उसका 1/8 करेंगे तो आपका मैक्सिमम डायमीटर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। जितना मोटा आप स्लैब यूज करेंगे उतना आपको मैक्सिमम डायमीटर जो है वो आपका अलाउड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपको मैक्सिमम डायमीटर ऑफ स्लैब, ये ध्यान रखना, मिनिमम नहीं है। मिनिमम आपको 8 mm 10 mm आप कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मैक्सिमम आपको जाना है 1/8 ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब। ठीक है, ये सब आपको एक मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट एसबीटी में भी और आपका आगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया बीम और स्लैब का इन जनरल हम लोग बात कर लिए। अब आते हैं कॉलम के बारे में। कॉलम क्योंकि हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं तो हम लोग स्टार्टिंग हम लोग अभी सारा चीज समझा देते हैं। जब हम लोग कॉलम वाला यूनिट करेंगे तो ये सारी चीजें अपने आप आगे क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो कॉलम में कहता है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील होगा वो आपको 0.8% होगा। तो 0.8% किसका? बीडी का, मतलब क्रॉस सेक्शन की ही बात हो रही है हमेशा सब में। तो इसमें भी आपको जो आपका कॉलम अगर स्क्वायर कॉलम है इनकेस, तो उसमें ये क्रॉस सेक्शन बी है और ये क्रॉस सेक्शन डी है, तो इस बीडी का आपको 0.8% जो है ये आपको मिनिमम प्रोवाइड करना है। और मैक्सिमम कितना प्रोवाइड करना है? तो मैक्सिमम के लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि आप 4% प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप लैप्ड बार लगा रहे हैं, और 6% प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप कॉलम स्प्लाइसेस लगा रहे हैं। अब ये लैप्ड बार और कॉलम स्प्लाइसेस क्या होता है ये समझिए। आप अगर हम लोग यहाँ पे इमेज बनाए, आपका ये एक फ्लोर है, यहाँ से आपका एक कॉलम नीचे की तरफ, दो फ्लोर के बीच में आपका इस तरह से कास्ट हो रहा है। अब इसमें आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, या आप सपोज कीजिए ना कि ये आपका नीचे से ही रेनफोर्समेंट आ रहा है और आपका रेनफोर्समेंट इस तरह से आया, ये ऊपर जाकर के बेंड हो गया, और इस तरफ से ये रेनफोर्समेंट आया, ये ऊपर जाकर के इस तरह से बेंड हो गया। अब ये अगर आपका बार नीचे से कंटिन्यू चल रहा है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको प्रोवाइड करना है मैक्सिमम आपको 4%। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपका बार जो है वो आप यहां से आकर के यहां तक आपका बार छोड़ा हुआ था पहले का कंस्ट्रक्शन का, और आपको इसके ऊपर से अपना जो और फ्लोर अगर आपको बनाना है तो आप इतना सा बार छोड़ कर करते हैं। तो जब ये बार छोड़ कर करते हैं तो आप क्या करते हैं, पीछे एक नया बार लाते हैं और उसको इसके साथ टाई कर देते हैं। फिर यहाँ भी एक नया बार इस तरह से लाते हैं और इसको इसके साथ आप लोग क्या करते हैं, टाई कर देते हैं। तो ये क्या होता है, ओवरलैप हो रहा है, मतलब ये लेंथ ऊपर से आया और ये लेंथ नीचे से आया, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हुआ, ये ओवरलैप हुआ। तो जब भी ऐसा करके रेनफोर्समेंट आप लगाएंगे और इसको आप टाई कर देंगे तो ये कहलाएगा आपको लैप्ड बार। जब ये ऐसा कंडीशन से आप अगर कॉलम में रेनफोर्समेंट दे रहे हैं तो उस केस में आप मैक्सिमम जो है वो 4% ही अपना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे बीडी का। ठीक है, लेकिन अगर एक चीज आता है कॉलम स्प्लाइस। अब कॉलम स्प्लाइस क्या होता है कि आपका रेनफोर्समेंट यहाँ पे आकर के खत्म हो गया, अब आपको इसके ऊपर दूसरा रेनफोर्समेंट फिर से ऐड करना है। तो हम लोग एक कॉलम स्प्लाइस नाम का एक आपको इंस्ट्रूमेंट आता है, वो उसका शेप कुछ ऐसा होता है, ये आपको कुछ इस शेप का होता है और यहाँ पे इसमें ये बीच में इस तरह से कवर्ड रहता है, मतलब ऊपर से भी आपका एक बार इसमें आकर के यहाँ तक एडजस्ट हो सकता है और नीचे से भी आपका एक बार यहाँ पे आकर के इस तरह से एडजस्ट हो सकता है। मतलब ये अगर आपका 16 mm का है और उसके ऊपर आपको अगर 20 mm का बार को कंटिन्यू करना है, या अगर आपको 16 mm का ही बार को कंटिन्यू करना है, बट क्योंकि बार आपका एंड हो चुका है तो आप क्या करते हैं, उसको ओवरलैप नहीं करके आप एक बार यहाँ लाते हैं, यहाँ ला के स्टॉप करते हैं और इन दोनों के बीच में यहाँ पे आप इस तरह से एक स्प्लाइस लगाते हैं, यहाँ पे आप एक स्प्लाइस लगाते हैं। उस स्प्लाइस में ऊपर वाला बार आपको एडजस्ट हो जाता है, उसके अलग अलग डायमीटर के हिसाब से ये स्प्लाइस आता है। ये आपको 12 mm के लिए और 12 mm के लिए भी आता है, तो ये आपको 16 और 16 के लिए भी आता है, फिर आपको ये 20 के लिए भी आता है, फिर ये 12 और 16 के एक साथ आता है, फिर आपको 16 और 20 का आता है। मतलब बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना पड़ता है कि आपको मार्केट में बहुत सारे साइजेस अवेलेबल होते हैं। कहीं आपका नीचे से 12 mm का 16 mm का बार चल रहा है, आपको ऊपर बार का डायमीटर कम करना है तो आपको 12 mm का करना है, तो एक इस तरह का आपको स्प्लाइस मिलेगा जो डिफरेंट डायमीटर का होगा। इसका नीचे का डायमीटर अलग होगा, ऊपर का डायमीटर अलग होगा। तो आपको वहां पे बताना पड़ता है मार्केट में कि आपको कौन से दो साइज के बार को ऐड करना है एक साथ कॉलम स्प्लाइस यूज करते हुए, तो वो आपको उस साइज का दे देता है। अगर आपको
आपको 16-12 में बदलना है, या फिर आपका 20 चल रहा था आपको उसको 16 में बदलना है, या 25 चल रहा था उसको 20 में बदलना है। तो ये सारे अलग अलग साइजेस के लिए, अगर आपको सेम साइज के लिए ही चलाना है, बस आपका बार यहाँ पे आके स्टॉप हो गया था, आपको और बार को आगे ले जाना है, दूसरा फ्लोर बनाना है, तो आप बताएंगे कि सेम डायमीटर का चाहिए 12 mm के लिए, क्योंकि नीचे से 12 चल रहा था, ऊपर भी आप 12 चलाएंगे, तो उसके लिए आपको वो सेम डायमीटर वाला दे देगा। तो ये जो डिवाइस होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, ये कहलाता है कॉलम स्प्लाइस। तो जब आप इस तरह का कनेक्शन बनाएंगे और आप अपना कॉलम में यूज करेंगे तो आपको वो कहलाएगा कॉलम स्प्लाइसेस। तो उस तरह के केस में आपको मैक्सिमम जो है 6% तक आप रेनफोर्समेंट दे सकते हैं, क्योंकि इस वाले में क्या होता है कि यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है तो आपको क्राउडेड नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा हैवी रेनफोर्समेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर आप पूरे तरफ से चारों तरफ से रेनफोर्समेंट देखिए, अगर आपका ये क्रॉस सेक्शन है, इसमें आप पहले से यहाँ 8 बार चला रहे थे, ठीक है, 8 बार चल रहा था। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपको ये 4 बार जो है, इन 4 बार को आपको आपके कटे हुए हैं और ये 4 बार जो है आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये वाला जो है, ये वो 4 बार है जो आपका कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको 4 बार आपको ओवरलैप करना है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर रेनफोर्समेंट का अगर आप क्रॉस सेक्शन काटिएगा यहाँ पर से, तो कैसा दिखेगा, यहाँ पे 1 बार और ये 1 बार 2 दिखेगा, क्योंकि एक नीचे से जो आ रहा है और एक ऊपर से जो आ रहा है। फिर इसमें भी वैसा ही होगा, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, ये चारों में आपको दिखेगा 8 बार, और इसमें तो बाकी ये तो क्योंकि सिंगल जा रहा था तो इसमें सिंगल में दिखेगा सिर्फ 4 बार। तो ये पोर्शन में जब आप कंक्रीटिंग कीजिएगा तो ये काफी आपको क्राउडेड हो जाएगा। तो इसके लिए ही आपको, क्योंकि कंक्रीटिंग में ट्रबल होगा, इसलिए आपको लैप बार के केस में 4% पे रोक दिया जाता है और कॉलम स्प्लाइसेस के केस में 6% पे रोक दिया जाता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कई बार आता है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील अलाउड इन कॉलम, और उस केस में आपको कुछ नहीं लिखा रहता है कि लैब का है कि कॉलम स्प्लाइसेस का है, तो आपको इन जनरल याद रखना है कि 4% से ज्यादा प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये जो 6% है कॉलम स्प्लाइसेस, ये एक स्पेशल केस है, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में देता है 6% का भी ऑप्शन, 4% का भी ऑप्शन, तो आपको फिर 6% टिक करना है। लेकिन अगर 6% नहीं देता है, आपको 2%, 4%, 5%, 8% देता है, तो फिर आपको 4% करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा क्योंकि आप क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन में किस तरह से पूछ रहा है। अदरवाइज अगर आपको मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील का डायरेक्ट एक क्वेश्चन नहीं होता है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील व्हेन लैप्ड बार्स आर यूज्ड या फिर व्हेन कॉलम स्प्लाइसेस आर यूज्ड, ऐसे पूछा जाता है, ताकि आपको लैप्ड बार है तो 4% होगा, कॉलम स्प्लाइसेस है तो 6% होगा। बट क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में इन जनरल पूछ दिया जाता है कि मैक्सिमम परसेंट ऑफ स्टील इन कॉलम कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि 4% आपका मैक्सिमम होता है। इस 6 वाले को आप सिर्फ स्पेशल कंडीशन समझ करके छोड़ देंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपको मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील 0.8%, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील 4% और 6%, ये तो हो गया परसेंटेज ऑफ स्टील। अब मिनिमम डायमीटर ऑफ बार जो आप कॉलम में यूज करेंगे, आईएस कोड कहता है कि 12 mm से कम के डायमीटर का बार आप कॉलम्स में नहीं लगाएंगे। अब इसका रीजन क्या हो सकता है पॉसिबल, तो वो यही हो सकता है कि जब भी आपका बकल करेगा, कॉलम में बहुत ज्यादा लोड आएगा तो वो बकल करने की कोशिश करेगा। अब आप रेनफोर्समेंट को कॉलम में किस तरह से यूज करते हैं, इस तरह से स्लैब और बीम में तो आपका ये लॉन्गिट्यूडनल बार इस तरह से रहता है, आपका लोड पड़ता है तो ये आपको बेंड होता है, तो जब बेंड होता है तो इसका थोड़ा स्ट्रेंथ ज्यादा मिलता है। बट जब आप कॉलम में लगाते हैं तो आपके एक बार ये लगा है, दूसरा बार आपका इस तरह से लगा हुआ है। अब इसके ऊपर लोड पड़ रहा है, बहुत हैवी लोड है, कॉलम आपको बकल कर रहा है, क्रश हो रहा है, तो अगर थोड़ा लॉन्ग कॉलम होगा तो वो बकल करेगा। तो जैसे ही वो बकल करेगा कॉलम आपका बेंड होगा, तो जैसे ही बेंड होगा तो रेनफोर्समेंट, क्योंकि अगर ये डायमीटर बहुत कम होगा तो ये आपको कॉलम से बाहर आ जाएगा बेंड करके। ये आपका अगर कॉलम है, इसमें ये वाला रेनफोर्समेंट चल रहा है, तो जब ये इसमें ऊपर से बहुत हैवी लोड आएगा और ये रेनफोर्समेंट जब इस तरह से चल रहा था, तो अगर ये बहुत कम डायमीटर का होगा तो ये कुछ रेनफोर्समेंट इस तरह से हो जाएगा, ये वाला भी रेनफोर्समेंट इस तरह से हो जाएगा। तो कंक्रीट अगर आपका क्रश नहीं भी हुआ, कंक्रीट आपका उसी पोजीशन में है मगर हैवीली स्ट्रेस्ड हो गया, हो सकता है उतना देर में आपका रेनफोर्समेंट फेल होकर के बाहर आ जाए। इसके लिए आईएस कोड आपको मिनिमम जो है वो 12 mm कहता है कि 12 mm से कम का बार आप कॉलम्स में नहीं देंगे। एक पूरे इंजीनियरिंग प्रैक्टिस होता है, अगर हम लोग 10 mm का बार को अपने कॉलम्स में यूज करते हैं तो वो आपका पूरा इंजीनियरिंग प्रैक्टिस हुआ। आईएस कोड के क्लॉजेस को वो डिफाई करके बनाने वाली बात हुई। उसमें कल को अगर आपके स्ट्रक्चर में किसी भी अर्थक्वेक लोड की वजह से या इन जनरल भी अगर वो फेलियर होता है तो किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, कोई उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले ही इस क्लॉज को डिफाइन कर दिया। आप इस क्लॉज को नहीं माने और 12 mm से कम का आप बाहर जो है कॉलम में प्रोवाइड कर दिए। तो उसके पीछे का लॉजिक यही है, क्योंकि वो बकल करके बाहर आ जाएगा बाहर। इतना अगर कम डायमीटर का हम लोग बाहर देंगे तो 8 mm का 10 mm का हम लोग कॉलम में नहीं इसलिए दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है, ये सब इंटरव्यू का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, ठीक है।
अच्छा, मिनिमम नंबर, ये तो हुआ आपको मिनिमम डायमीटर और परसेंटेज ऑफ स्टील की बात। अब मिनिमम नंबर ऑफ बार्स इन कॉलम्स, आप कॉलम रेक्टेंगुलर प्रोवाइड करते हैं, सर्कुलर प्रोवाइड करते हैं इन जनरल। रेक्टेंगुलर में स्क्वायर और रेक्टेंगुलर एक ही कंसिडर किया जाता है क्योंकि उसका शेप आपको एक ही जैसा होता है, सिर्फ साइज एक तरफ का आपका लंबा हो जाता है। तो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर के लिए मिनिमम 4 बार्स देना है और सर्कुलर के लिए मिनिमम 6 बार्स देना है। अब ये कैसे देना है ये समझ लीजिए। आपका अगर ये कॉलम है क्रॉस सेक्शन, तो क्योंकि कॉलम है रेक्टेंगुलर मानिए या स्क्वायर मानिए इसको, ये आपका बी रहेगा, ये आपका डी रहेगा, तो इसमें 4 एजेस है, तो ये 4 कॉलम जो है इन चारों एजेस पे मिनिमम आपको देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ प्रोवाइड कर दिए और एजेस जो है वो आपका खाली रह गया। आपको चारों एजेस पे बार प्रोवाइड करने हैं। इसके ज्यादा अगर आपका रिक्वायर्ड हुआ, अगर 4 बार नहीं 6 बार रिक्वायर्ड हुआ, 8 बार रिक्वायर्ड हुआ, तो आप फिर इन 2 बार्स के बीच में आप एडजस्ट कर सकते हैं छोटे डायमीटर का बार। लेकिन अगर आपको इस तरह से रिक्वायरमेंट आया कि आपको 4 20 mm का बार देना है और 4 16 mm का बार देना है आपके लोड के हिसाब से, तो आप 4 20 का बार पहले बाहर चारों कोने पे देंगे। उसके बाद अब आपको और 4 बार एडजस्ट करना है, तो हर 2 बार के बीच में एक छोटा mm का बार 16 mm का आप एडजस्ट कर देंगे। तो इस तरह से आप रेनफोर्समेंट एडजस्ट कर सकते हैं। मगर अगर लोडेड नहीं है कॉलम, उसमें कोई भी लोड नहीं है, रेनफोर्समेंट बिल्कुल मिनिमम 0.8% ही रिक्वायर्ड आ रहा है और उससे भी कम रिक्वायर्ड आ रहा है, 0.4% ही रिक्वायर्ड आ रहा है, बट क्योंकि आईएस कोड कहता है कि मिनिमम 0.8% ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो उतना एएसटी आप निकाल लेते हैं पीटी से, पीटी इंटू बीडी करके आप एएसटी मिल जाता है, उसके हिसाब से आप बार्स निकाल देते हैं। तो आप जो बार्स निकालेंगे, अगर आपका परसेंटेज ऑफ स्टील बहुत कम आया, 0.8% आया, उसको भी आप जब एएसटी में कन्वर्ट किए और उससे जब आप रेनफोर्समेंट निकाले, तो आपका 316 में ही आपका काम अगर हो जा रहा है। बट क्योंकि आप या तो रेक्टेंगुलर प्रोवाइड करते हैं या स्क्वायर प्रोवाइड करते हैं, सर्कुलर, तो जब आप रेक्टेंगुलर दे रहे हैं तो आपको 316 रिक्वायरमेंट होने के बावजूद भी आपको 416 प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये आईएस कोड आपको कहता है, ठीक है। तो ये आपको 4 बार जो होंगे ये आपको इस चारों कॉर्नर में एडजस्ट होंगे, रेक्टेंगुलर के केस में या स्क्वायर के केस में। जब आप सर्कुलर कर देते हैं तो ये आपका सर्कुलर कॉलम है, तो उसमें आपको 6 बार से एडजस्ट करने पड़ेंगे, जो आपको अगर क्लॉक के हिसाब से आप देखेंगे तो ये आपको 10 20 30 40 50 और ये वाला आपका 60, इस तरह से आपको 6 बार जो है मिनिमम आपको एक सर्कुलर कॉलम में प्रोवाइड करना पड़ता है। ये आईएस कोड का आपको कंडीशन है कि रेक्टेंगुलर स्क्वायर में 4 और सर्कुलर में 6 बार। अब मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ बार्स आपको, जैसे आप ये सर्कुलर की बात कर रहे हैं या आप ये रेक्टेंगुलर की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको ये जो 4 बार्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं और सर्कुलर में जो आप ये 6 बार प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये बार के बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ये आपको मैक्सिमम 300 mm से ज्यादा नहीं हो सकता है कॉलम्स में। सेम उसी तरह यहाँ पे भी ये जो आपका बार टू बार का जो डिस्टेंस है ये आपका 300 mm से ज्यादा का नहीं हो सकता है 2 बार्स के बीच का। ये आईएस कोड आपको कहता है, क्योंकि इससे ज्यादा अगर आपका डिस्टेंस होगा तो कंक्रीट बीच से आपका क्रैक होने लग जाएगा। तो अगर आपका कभी ऐसा हो कि ये कॉलम अगर आपका 400 mm का हो, तो उस केस में आप यहाँ पे 2 बार नहीं देकर के 3 बार प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आपको 400 में देंगे तो आपका अगर इधर से 40 का अगर कवर दिया हुआ है तो ये वाला गैप आपका 320 का हो जाएगा। ये चीज आपको नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, बीच में एक बार और प्रोवाइड कर देना, तो ये आपको हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 150। तो ये आपका मैक्सिमम जो है 300 mm का स्पेसिंग, ये आपको उसमें पार नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आपका जैसे ये सर्कुलर कॉलम है, इसका अगर आपका डायमीटर जो है ये आपका बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जांपल 1500 mm है, तो 1500 mm है, तो आपको ये देखना होगा कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना आ रहा है, ये 300 से ज्यादा नहीं है। ये चीज आपको देखना होगा 2 बार के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि मिनिमम 6 बार देना है, लेकिन अगर साइज इतना बड़ा है कि आपको 8 बार देना पड़ेगा तब जाकर के आपका ये टोटल आपका जो सरकमफ्रेंस होगा ये कवर होगा, तो फिर आपको 8 बार प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि आप इसको भी डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब आप इसको रॉन्ग नहीं कर सकते कि 300 mm का स्पेसिंग दिया है तो आप उसमें 2 बार के बीच का स्पेसिंग कहीं एक जगह पे 400 mm हो जा रहा है, जहां पे ज्यादा होगा वहां से क्रैक होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो ये हुआ आपको स्लैब का, बीम का, आपको मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील और आपको मिनिमम डायमीटर ऑफ बार कितना होता है। उसी तरह आपको कॉलम में भी हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस कर लिए। अब कॉलम में हम लोग ये 4 बार्स के बारे में डिस्कस किए, ये 6 बार्स में डिस्कस किए। ये सारे क्या है, अगर आप इस लेंथ को देखेंगे कॉलम का, ये आपको फ्लोर है, यहाँ पे भी आपका फ्लोर है, तो हम लोग इस लॉन्गिट्यूडनल बार की बात कर रहे हैं। जैसे ये आपका बीम होता है, ये कॉलम है, ये बीम चल रहा है, तो इस बीम में जो आपका रेनफोर्समेंट ये आप प्रोवाइड करते हैं, ये आपको कहलाता है लॉन्गिट्यूडिनल बार, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। और ये वाला जो स्टीरस हम लोग बीम में देते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स। आईएस कोड में इन वर्ड्स में ही लिखा हुआ है ये ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट और लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट। सेम उसी तरह आपका ये लॉन्गिट्यूडिनल बार होगा और ये आपका ट्रांसवर्स बार होगा। कॉलम में जो आप टाइज प्रोवाइड करते हैं चारों बार को टाई करने के लिए, इस तरह से
ये आपको लेटरल आपको बार कहते हैं, या फिर हम लोग इसको ट्रांसवर्स बार कहते हैं। तो ये ट्रांसवर्स बार के बारे में हम लोग अब बात कर लेते हैं कि आईएस कोड कॉलम के केस में इन बार्स के बारे में क्या बताता है। बीम के केस में जो आपको इन बार्स को स्टीरअप्स कहते हैं, तो इसके लिए जो क्लॉजेस था वो हम लोग जब शेयर डिस्कस कर रहे थे तो हम लोग उसमें डिस्कस कर दिए थे कि आपको मैक्सिमम कितना स्पेसिंग हो सकता है, आपको ये किस तरह से कैलकुलेट होगा, ये सारी चीजें हम लोग उसमें से डिस्कस कर लिए थे। कॉलम का क्योंकि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट हम लोग अभी क्योंकि जब आईएस कोड की बात कर रहे हैं तो आईएस कोड आपको क्या 4 पॉइंट्स कहता है इन आपको ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट के लिए, ये हम लोग आपको डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, अब कॉलम में ट्रांसवर्स बार के लिए आपको मैक्सिमम जो उसका स्पेसिंग है वो आपको आईएस कोड बोलता है कि इन फॉलोइंग पॉइंट्स में से आपको जो सबसे मिनिमम होगा वो उसका मैक्सिमम स्पेसिंग होगा। ये आपका कॉलम का बार है इन अंदर वाला, और इसमें जो आप ये टाइज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आप जो आपका ट्रांसवर्स बार है, इसके बीच का जो ये स्पेसिंग एस है, ये आपको इन 3 पॉइंट्स है, इन 3 में से जो सबसे लेसर होगा वही आपका मैक्सिमम स्पेसिंग होगा। उसके अंदर ही आपको रखना है, उससे ज्यादा आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। अब ये क्या 3 पॉइंट है? पहला पॉइंट है लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम, ये आपका कॉलम का क्रॉस सेक्शन है, ये आपका बी है, ये आपका डी है। तो इस बी और डी में से जो सबसे छोटा है, अगर बी छोटा है तो वो जो बी है वो आपका साइज है। हम लोग अभी एज्यूम कर लेते हैं कि आपका 500 बाई 600 का अगर कॉलम है एमएम का, तो आपका इसका मतलब पहला वाला पॉइंट क्या हुआ? 500 mm। ये आप मैक्सिमम दे सकते हैं, 2 टाइज के बीच का स्पेसिंग, लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम, दोनों में से जो कम है। दूसरा 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ 16 टाइम्स द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। मतलब अगर आप यहाँ पे अगर आप 12 mm 16 mm और 16 mm का बार प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब आपके पास 12 और 16 mm का बार है, इसका मतलब है कि 12 आपका मिनिमम है, तो वो कहता है कि 16 इंटू 12, इसका मतलब है कि 192 mm जो है ये आपका एक स्पेसिंग हो जाएगा। अब एक 500 निकला एक पॉइंट से 192 निकला, क्योंकि 16 इंटू 12 करना है, तो ये आपको हो जाता है 192 mm। और तीसरा पॉइंट है आपको इन जनरल 300 mm। अब इन तीनों में सबसे लेसर कौन सा है? 192 mm। इसका मतलब है कि आपका ये जो स्पेसिंग होगा 2 टाइल्स के बीच का, ये 192 mm से ज्यादा का नहीं होगा किसी भी केस में, क्योंकि आपको आईएस कोड कहता है कि इन 3 में से मिनिमम वैल्यू निकालो। अगर आप इनकेस 20 mm का बार यूज कर रहे होते हैं पूरा, तो इसका मतलब है 16 इंटू 20 करते, तो उस केस में ये कितना हो जाता है? ये हो जाता 320 mm। तो उस केस में 500, 320 और 300 में 300 मिनिमम होता, तो आप ये स्पेसिंग जो है ये 300 mm प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये है इस ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के स्पेसिंग के बारे में आईएस कोड का कंडीशन। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको क्लॉज नंबर 26 जो है ये रेनफोर्समेंट से रिलेटेड है। ये जो रेनफोर्समेंट है इसका क्लॉज नंबर जो है ये 26 है, और ये सब आपको पेज 46, 47, 48 इन पे ही आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगा। सारे आपको एक एक करके बीम, स्लैब, कॉलम सबके अलग अलग हेडिंग्स बने हुए हैं, उन सबके अंदर आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको लिखी होंगी। हम उसको शॉर्ट में आपको यहाँ बोर्ड पे बता दे रहे हैं कि आपको निकाल करके कि वहां पे ये पॉइंट लिखा है, यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है। अगर आप सिर्फ इस बोर्ड पे लिखा हुआ जो भी कंटेंट है, जो आपका आईएस कोड का तीनों पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, अगर आप इन तीनों को सिर्फ जो हम लोग बोर्ड पे डिस्कस किए अगर आप सिर्फ वो समझ लेते हैं, तो भी आपके एग्जाम में अगर आपका 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है तो उसमें से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इसी बोर्ड पे गिवन सारे टॉपिक्स में से आ जाएंगे। क्योंकि उसमें जो हम लोग टॉपिक डिस्कस किए हैं, हम लोग आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बोर्ड पे डिस्कस करने का कोशिश किए हैं इस आईएस कोड वाले पार्ट में, अगर हम सिर्फ यूनिट 2 की बात करें तो। ठीक है, तो इसलिए अगर आप आईएस कोड नहीं भी पढ़ने वाले हैं तो आप इस बोर्ड पे या इस आईएस कोड के पार्ट में, तीनों पार्ट में जो जो टॉपिक हम लोग डिस्कस किए आप सारे के गो थ्रू कर जाइए। इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। और फिर जब हम लोग आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज रखेंगे, उसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यूनिट वाइज जब सॉल्व करेंगे, तो उसमें भी आपको जब क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको उसके लिए भी वो आंसर उसका ढूंढने के लिए भी आपको या तो ये आईएस कोड का वीडियो देखना पड़ेगा या फिर आपको आईएस कोड पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपको कॉलम से जुड़ा हुआ सारा बात कि आपको लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट की हम लोग बात कर लिए थे, और हम लोग इस ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट की भी बात कर ली है। अब आते हैं हम लोग फुटिंग के ऊपर। फुटिंग में हम लोग अभी सिर्फ एक ही चीज जानेंगे कि हम लोग फुटिंग का डेप्थ कितना रख सकते हैं। अगर हम लोगों का ये कॉलम है और इसमें हम लोग इस तरह से, अगर आप एक स्क्वायर फुटिंग, एक आइसोलेटेड फुटिंग दे रहे हैं, ये चाहे रेक्टेंगुलर शेप का हो चाहे स्क्वायर शेप का हो, तो इसका जो मिनिमम डेप्थ होगा ये 150 mm होगा, और एक और डेप्थ गिवन आपको 300 mm। तो 150 mm है फॉर फुटिंग्स। वो फुटिंग जो हम लोग जनरल अपने बिल्डिंग्स वगैरह में बनाते हैं उसमें 150 mm ये वाला जो टोटल डेप्थ है ये 150 mm से कम नहीं हो सकता है। मतलब आप इसको अगर इंचेस में समझे तो 6 इंच आपका मिनिमम जो होगा ये आपको फुटिंग का डेप्थ होगा।
बट ये 6 इंच होगा ये मिनिमम है। आपको आपके लोड के हिसाब से जो इस कॉलम से टोटल लोड आ रहा है, इनकेस अगर वो 500 किलो न्यूटन का रहा है, उसके हिसाब से आपको फाउंडेशन डिजाइन करना है। और फिर उसमें आपको देखना है कि आपको कितने mm का फुटिंग होगा जो आपको ये लोड जो होगा वो बियर हो जाएगा। अदरवाइज ये कॉलम जो होगा ये फुटिंग में आपका घुस जाएगा, पंचिंग फेलियर हो जाएगा और आपका ये टोटल का टोटल बिल्डिंग जो होगा वो कोलैप्स कर जाएगा। तो ये जो 150 mm हम लोग बता रहे हैं, ये ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम है। अगर लोडेड नहीं है, एक सिंगल स्टोरी का बिल्डिंग है, तो भी आपको मिनिमम 6 इंचेस देना है 150 mm। अगर ज्यादा का लोड है तो आपको कैलकुलेट करके निकालना है, ठीक है। अब 300 mm कब देते हैं? जब आप अपने पाइल कैप्स बनाते हैं। पाइल कैप्स कहाँ बनाते हैं? तो आप अगर ब्रिज वाला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो उसमें आप देखोगे कि ये आपका ब्रिज का डेक है, इसमें आपको यहाँ से पियर्स आ रहा है। और ये सारा जो देखेंगे कि यहाँ पे जब आपका वाटर लेवल होता है तो यहाँ पे आपका एक स्क्वायर इस तरह से एक फाउंडेशन दिखता है, जो कि एक्चुअल में कि वो वाटर के टॉप सरफेस पे होता है, बट इसके नीचे आपको इस तरह से पाइल्स जा रहे होते हैं। जो पाइल्स आपको नीचे जो आपका सॉलिड जहाँ पे सरफेस अर्थ होता है वहां तक आपको जाकर के रेस्ट करते हैं। तो ये आपका जो पाइल्स जो होता है, ये अलग अलग जो आपको पाइल्स बने होते हैं, इन सारे पाइल्स को आप क्या करते हैं, एक कैप से कंबाइन करते हैं। मतलब अगर आपका ये एक पाइल है, ये आपका एक पाइल है, ये एक पाइल है और ये एक पाइल है, तो आप इन चारों को क्या करते हैं, एक फुटिंग बनाते हैं और इन चारों को आप पहले एक सॉलिड सरफेस देते हैं। उसके ऊपर से आपका यहाँ से इस तरह से आपका ब्रिज का जो पियर्स होता है वो आपका खड़ा होता है। ये वाला अगर हम लोग पियर की बात करें तो ये आपका ये वाला है, और ये जो डॉटेड में हम बना रहे हैं ये आपके नीचे का ये पाइल्स है। तो जब आप ये कवर बनाते हैं, ये जो आप फुटिंग बनाते हैं आपके पाइल्स के सपोर्ट के लिए, तो इस फुटिंग का नाम होता है पाइल कैप्स। जो आप हमेशा कभी ब्रिजेस वगैरह में देखेंगे तो पियर्स के नीचे जो आपको एक रेक्टेंगुलर फुटिंग दिखाई देगा वो एक्चुअली होता है पाइल कैप। तो वो पाइल कैप जब आप बनाते हैं तो वो पाइल कैप 300 mm से मिनिमम का नहीं हो सकता है। मतलब ये जो डेप्थ होता है पाइल कैप का, ये 300 mm मिनिमम आपका होना चाहिए, ठीक है। तो फुटिंग के बारे में अभी हम लोग सिर्फ यही 2 चीज डिस्कस करेंगे। बाकी सारी चीजें जब हम लोग फुटिंग का यूनिट करेंगे तो उसमें वो सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगी। ये सिर्फ आपको सेपरेटली बताना था कि 150 mm मिनिमम आप अपने रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जब आप फाउंडेशन देते हैं तो मिनिमम 150 mm इसका डेप्थ होगा, और जब आप पाइल कैप देते हैं तो मिनिमम 300 mm होगा, ठीक है। तो इसमें आपका स्लैब, बीम, कॉलम एंड फुटिंग का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो सारा जो है आपका डिस्कस हो गया है। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स। एक्स्ट्रा टॉपिक जैसे हम लोग बीम में आपको बताया था कि साइड फेस रेनफोर्समेंट की बात करेंगे। अब साइड फेस रेनफोर्समेंट क्या होता है? जब भी आप एक अपना बीम, अगर आप एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग में बीम देखते हैं तो आपको सिर्फ ये यहाँ से तो आपको स्लैब दिखता है, आपको सिर्फ ये वाला बीम का डेप्थ दिखता है, बट एक्चुअली में बीम का डेप्थ क्या होता है? ये वाला होता है, क्योंकि हम लोग टॉप से, कंक्रीट के टॉप से बात करते हैं तो यहाँ से ये डेप्थ जो होता है ये आपका टोटल डेप्थ डी होता है, लेकिन आपको दिखता है सिर्फ ये वाला पोर्शन। तो ये क्या हो जाता है? डी माइनस डी ऑफ स्लैब। मतलब आप इस तरह से लिख लीजिए, ये वाला जो हाइट हो जाता है ये हो जाता है डी माइनस डी स्लैब। ये टोटल डी बीम का था, माइनस आप ये टोटल स्लैब का डी कर देते हैं तो आपको ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपको वेब का हाइट मिल जाता है। ये पोर्शन क्या है? ये आपका वेब। अगर आप इसको एक आई सेक्शन की तरह से कंसिडर कीजिए तो ये फ्लेंज हो जाएगा, ये वेब हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं वेब पोर्शन बीम का। तो ये जो वेब है ये आपको हो जाता है टोटल डेप्थ माइनस डेप्थ ऑफ द स्लैब। अब आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखता है, तो आईएस कोड कहता है कि जो आपको ये अनसपोर्टेड डिस्टेंस दिख रहा है, ये क्या इतना दूर का डिस्टेंस तो सपोर्टेड है क्योंकि इधर से आपको स्लैब भी चल रहा है। सिर्फ बीम तो ऐसा आपको, जैसे हम लोग बीम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल में, सिर्फ ऐसा बीम तो होता नहीं है। इस बीम के में आपको इस तरह से आपको यहाँ पे स्लैब चल रहा होता है और रिमेनिंग पोर्शन आपको नीचे की तरफ दिखाई देता है। तो ये जो आपका अनसपोर्टेड डिस्टेंस है, जब ये आपका 750 mm से ज्यादा होगा, जब ये वाला डिस्टेंस आपका 750 mm से ज्यादा होगा तो उस केस में आईएस कोड कहता है कि आपको एक साइड फेस रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा। अब साइड फेस रेनफोर्समेंट क्या होता है? तो ये होता है कि जो ये आपका अनसपोर्टेड डिस्टेंस है, यहां से लेकर के जो आप ये रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इतने दूर का डिस्टेंस में कोई रेनफोर्समेंट नहीं है, तो आईएस कोड कहता है कि आपको यहाँ एक रेनफोर्समेंट देना होगा और यहाँ एक आपको रेनफोर्समेंट देना होगा। ये जो 2 रेनफोर्समेंट आप देंगे, इस मेन रेनफोर्समेंट एएसटी, ये आपका एएसटी है। इस एएसटी के अलावा जो आप बीच में कहीं पे 2 रेनफोर्समेंट देंगे जो थ्रू आउट द बीम आपको चलता रहेगा, ये रेनफोर्समेंट कहलाता है आपको साइड फेस रेनफोर्समेंट। अब ये साइड फेस रेनफोर्समेंट कितना होगा? तो ये होगा आपको 0.1% ऑफ आपका बीडी, ठीक है। तो मतलब आपका ये जो आपका टोटल डेप्थ है, जब ये 750 mm से ज्यादा का होगा तो इस पूरे बीम का जो आपको 0.1% होगा वो आप प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे साइड फेस रेनफोर्समेंट में। तो इसको आप क्योंकि दोनों फेस में देते हैं तो आप इसको हाफ हाफ करेंगे तो मतलब 0.05% जो होगा वो एक फेस में आएगा,
एक फेस में, और फिर 0.05% जो होगा वो आपको सेकंड फेस में आएगा, मतलब उस तरफ आएगा। तो आपको टोटल बीम का 0.05% निकालना है, देखना है कि वो आप कितने बार में एडजस्ट करेंगे, मतलब 2 बार आएगा, 3 बार आएगा। जैसे आपका 0.05% ऑफ वीडी किए, वो एग्जांपल के लिए आपको आ गया 202 mm²। अब आप 202 mm² को देने के लिए या तो आप एक 20 का बार लगा देंगे तो सीधा 314 हो जाएगा, या फिर आप हो सकता है 2 12 का बार लगाएंगे या 2 16 का बार लगाएंगे। तो 2 16 का बार जब लगाएंगे तो आपको ये हो रहा है 0.05% से आप निकाले हैं, मतलब आप एक साइड की ही अभी बात कर रहे हैं, आप उधर की बात नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये 2 बार आपको यहाँ कहीं पे एडजस्ट करना है एक साइड में। फिर अगर आप जब 0.05 इधर का भी निकालेंगे तो सेम आंसर आएगा, तो सेम आपको 2 बार इधर भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो 4 बार आप एडजस्ट किए ये कहलाता है साइड फेस रेनफोर्समेंट, ठीक है। अब ये जो हम लोग 2 बार एक फेस में दिए, इस 2 बार के बीच का भी कोई आपका स्पेसिंग होगा S, और यहाँ से आपको टॉप से भी ये वाला कोई स्पेसिंग होगा, और इस वाले रेनफोर्समेंट से यहाँ तक का भी जो स्पेसिंग होगा, जो तीनों इक्वल होगा। तो ये जो स्पेसिंग हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जो हम लोग यहाँ पे 2 बार दिए हैं, हम लोगों का यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये अनसपोर्टेड, यहाँ से नीचे तक का, इसमें आपका यहाँ तक में आपको बार प्रोवाइडेड था, तो आपको बचा ये वाला डिस्टेंस। अब ये वाला डिस्टेंस फॉर एग्जांपल अगर आपका 750 है और इसमें से आपका माइनस हो गया कि ये निकला अगर आपका 500 mm और आपको रेनफोर्समेंट देना है 2, तो आप क्या करेंगे, 2 रेनफोर्समेंट देंगे तो ये टोटल 500 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो ये आपको कुछ 150-160 mm के आसपास का आपका स्पेसिंग आ जाएगा। तो आईएस कोड कहता है कि ये जो स्पेसिंग होगा, ये स्पेसिंग आपको या तो इस विथ, ये जो आपका विथ ऑफ द वेब होगा, ये बीम का जो विथ होगा ये, या फिर आपका 300 mm, इन दोनों में से जो भी आपका कम होगा वो आप प्रोवाइड करेंगे। अगर आपका विथ ऑफ द बीम अगर 250 mm है और आपका एक जनरल वैल्यू है 300 mm, तो आपको 250 लेसर हुआ, तो आपको ये वाला जो स्पेसिंग होगा ये आप 250 के स्पेसिंग पे बांट देंगे, ठीक है। ये आपका एक्स्ट्रा टॉपिक है, ये आपके सिलेबस में हो सकता है नहीं भी आए, बट ये एज अ साइट इंजीनियर आपको जानना जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी ड्राइंग में, जिस ड्राइंग को देख के आप बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें ये वाला इन्फॉर्मेशन कई बार नहीं प्रोवाइडेड रहता है। तो ये साइट इंजीनियर को पता होना चाहिए कि इस बीम का साइज कितना है, उसके हिसाब से कितना अनसपोर्टेड लेंथ है, और उसके हिसाब से आपको कितना साइड फेस रेनफोर्समेंट जो है वो देना है, ठीक है। तो इसलिए ये आपको साइड फेस का, ये भी आपको पेज नंबर 47 पे या 46 पे आपको दिख जाएगा, साइड फेस रेनफोर्समेंट नाम से आपको एक क्लॉज ही बना हुआ है, ठीक है। अब ये हो गया एक्स्ट्रा में आपको एक बार साइड फेस रेनफोर्समेंट। अब हम लोग बात करते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन बार्स, जो हम लोग बात करते हैं कि हम लोग स्लैब में या बीम में जो रेनफोर्समेंट देते हैं, वो 2 रेनफोर्समेंट के बीच का मिनिमम स्पेसिंग कितना हो सकता है, मैक्सिमम स्पेसिंग कितना हो सकता है। जो हम लोग समझा रहे थे कि अगर आपका 300 का बीम है, या आपका बीम है जो 300 mm वाइड है, तो इसमें हम लोग 2 बार दे सकते हैं, 3 बार दे सकते हैं, 4 नहीं दे सकते हैं, या 2 नहीं दे सकते हैं। तो क्यों नहीं दे सकते हैं, तो उसका आपको मिनिमम और मैक्सिमम आपको स्पेसिंग दिया हुआ है। अब मिनिमम स्पेसिंग क्या कहता है कि इट शुड नॉट बी लेस देन द ग्रेटर ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से जो ग्रेटर होगा उससे आपको कम नहीं होना चाहिए। मतलब ये 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट में से जो मैक्सिमम वाला वैल्यू इसमें निकलेगा, फॉर एग्जांपल अगर 200 mm निकलता है तो उससे कम आप मिनिमम डिस्टेंस नहीं देंगे। अब ये 3 पॉइंट्स क्या है, डायमीटर ऑफ बार इफ डाया इज इक्वल, मतलब आप स्लैब की बात करें या बीम की बात करें, अगर आप इक्वल mm का डाया दिए हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल 16 mm का डाया दिए हैं और सब बार 16 mm का ही है, तो वो एक आपको ये वैल्यू हो गया 16, मतलब डायमीटर ऑफ बार हो गया। फिर है डायमीटर ऑफ द लार्जर बार इफ डाया इज अनइक्वल, मतलब अगर आप 20 mm और 60 mm दोनों का बार मिक्स करके दिए हैं, स्लैब हो या बीम हो, तो इसका मतलब है कि लार्जर डाया क्या है, 20 mm है उसमें से, तो इसका मतलब है दूसरा वैल्यू आपको आ गया 20 mm। और तीसरा वैल्यू है 5 mm मोर देन द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। जो हम लोग एग्रीगेट यूज करते हैं कंक्रीट बनाने में, तो हम लोग जब स्ट्रक्चर में यूज करते हैं तो हम लोग जनरली 10 और 20 का कोर्स एग्रीगेट हम लोग मिक्स करते हैं। तो इसका मतलब है कि आपका नॉमिनल मैक्सिमम साइज कितना है, 20 है, क्योंकि 10 और 20 में 20 बड़ा है आपका एग्रीगेट। तो जब 20 mm का साइज है तो उससे कह रहा है 5 mm और ज्यादा ही दीजिएगा, क्योंकि सीमेंट पेस्ट में वो कंबाइन होकर के वो आपको बीम के बॉटम में चला जाए, इसके लिए आपको इतना स्पेसिंग रखना पड़ेगा। तो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 25। तो ये सारा वैल्यू हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका एक से मिला आपको 16 mm, एक से मिला 20 mm, एक से मिला 25 mm, इसका मतलब है 25 आपको ग्रेटर है इन तीनों में से। तो आपका जो मिनिमम स्पेसिंग होगा किसी भी केस में, स्लैब में, बीम में, वो इस 25 mm से कम का नहीं होगा, ठीक है। इससे ज्यादा का ही आप देंगे। अब आप 30 दे सकते हैं, 35 दे सकते हैं, 40 mm दे सकते हैं, वो कॉम्पैक्ट होगा, मगर आपको इतना आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया आपको एक बात। तो अब ये हो गया आपको मिनिमम रेनफोर्समेंट। अब मैक्सिमम स्पेसिंग कितना दे सकते हैं आप, तो अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के हिसाब से आईएस कोड आपको टेबल दिया हुआ है, उसमें कह रहा है कि अगर आप Fe250 का बार यूज करें तो मैक्सिमम 300 mm का स्पेसिंग हो सकता है, मतलब 2 बार के बीच का स्पेसिंग 300 mm आप दे सकते हैं।
तो अगर आपको यहाँ से 25 mm निकला और यहाँ से आपको 300 mm निकला और आप अगर FE 250 का बार यूज कर रहे हैं तो आप 25 से लेकर 300 के बीच में कोई सा भी स्पेसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। जितना स्पेसिंग देंगे उसी के हिसाब से आपका एरिया प्रोवाइडेड होगा। तो लोड के हिसाब से एक स्पेसिंग निकालेंगे, वो एक कंडीशन होगा, वो तो रिक्वायरमेंट होगा लोड के लिए। बट इनकेस अगर आपको देखा जाए कि लोड के हिसाब से अगर रिक्वायर्ड कुछ नहीं हो रहा है, अगर आपको 20 mm के स्पेसिंग देने, अगर आपको फॉर एग्जांपल 400 का भी स्पेसिंग देते हैं फिर भी आपका लोड जो है वो बहुत ही कम है, तो आप 400 नहीं दे सकते क्योंकि मैक्सिमम आपको 300 mm ही देना पड़ेगा। क्योंकि IS कोड आपको मैक्सिमम कर दिया कि 250 अगर ग्रेड स्टील है तो आपको 300 mm मैक्सिमम होगा। तो ये आपको मैक्सिमम वैल्यूज है, ये आपको मिनिमम वैल्यूज है, इसके बीच में ही हम लोग स्पेसिंग देते हैं। अब FE 250 के लिए 300 mm है। FE 415 की बात करेंगे तो 180 mm से ज्यादा हम लोग स्पेसिंग नहीं दे सकते हैं। तो अब हम लोग अगर बीम में आए तो जब हम लोग बीम बना रहे थे, यहाँ हम लोग बनाते हैं, ये हम लोगों का बीम था, ये वाला साइज हम लोगों का 300 mm था। तो हम लोग एक यहाँ स्पेस बार दिए, एक यहाँ बार दिए, तो ये 300 है, यहाँ से कवर चला गया, आपको 40 एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ से कवर चला गया 40, दोनों साइड से 40 40 80 चला गया, बीच में कितना डिस्टेंस रह गया 220। अब अगर हम लोग FE 415 पे यूज कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितना जा सकता है 180 mm। तो अब हम लोगों का 180 mm का स्पेसिंग है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसलिए 300 के बीम में 3 बार प्रोवाइड कर देते हैं। अब 3 बार जब आप प्रोवाइड कर देंगे तो आपको जो स्पेसिंग होगा वो आपको 110 mm हो जाएगा। तो मिनिमम से भी ज्यादा हो जाएगा और मैक्सिमम से भी आपको कम हो जाएगा, तो बीच में आपका ये वाला स्पेसिंग आ जाएगा। इसलिए हम लोग 300 के बीम में 3 बार, 400 के बीम में 4 बार, 200 के बीम में 2 बार, ये वाला आपको थंब रूल बताए थे कि जितना 100 mm का आपका बीम है उतना ही नंबर ऑफ बार आप प्रोवाइड कर दीजिए। 200 का है तो 2 कर दीजिए, 300 का है तो 3 कर दीजिए, ठीक है। तो ये है। और FE 500 के लिए आपका 150 mm। अगर आप FE 500 का बार यूज करें तो 2 बार के बीच का स्पेसिंग 150 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो अगर आप 300 के बीम में 3 बार प्रोवाइड कर रहे हैं तो मतलब अगर आपको टोटल स्पेसिंग 220 था तो 220 आपको 2 पार्ट में डिवाइड हो गया तो 110 mm ईच हो गया। तो आप FE 500 यूज करें या FE 415 यूज करें, दोनों ही के केस में मैक्सिमम स्पेसिंग जो होगा ये सेटिस्फाइड रहता है, ठीक है। तो ये है आपको मिनिमम और मैक्सिमम स्पेसिंग से जुड़ा हुआ क्राइटेरिया। इसके साथ ही हम लोग इस बीम IS 456 से जुड़ा हुआ जो इंपॉर्टेंट मिसलेनियस टॉपिक था जो आपके यूनिट के साथ कवर नहीं होता था, वो सारा हम लोग इस तीनों पार्ट में कवर कर लिए हैं। अब हम लोग सिंगली रेनफोर्स किए थे तो सिंगली रेनफोर्स का हम लोग टॉपिक उसमें डिस्कस कर लिए थे, डबली किए थे तो डबली का कर लिए थे, शेयर बॉन्ड का किए थे तो उसका हम लोग डिस्कस कर लिए थे। फिर बॉन्ड डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस का वैल्यू आपको कहाँ पे टेबल में दिया हुआ था वो भी हम लोग उसी यूनिट में डिस्कस कर लिए थे। इसलिए वो सारी चीजें हम लोग इस IS कोड वाले पार्ट में डिस्कस नहीं किए कि वो रिपीट हो जाएगा नेसेसरी का, ठीक है। तो इस वाले पार्ट के साथ आपका यूनिट 2 भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। हम लोग स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन पढ़े थे लिमिट स्टेट का, और उसके बाद हम लोग पढ़े थे ये IS कोड का 3 पार्ट। जब इन चारों चीजों को आप कंबाइन कीजिएगा, लिमिट स्टेट का इंट्रोडक्शन और आपका ये IS कोड का पार्ट, 3 पार्ट, तो ये आपका कंबाइन होकर के यूनिट 2 आपका कंप्लीट हो जाता है। यूनिट 3 सिंगली रेनफोर्स था वो भी कंप्लीट हो गया, यूनिट 4 डबली रेनफोर्स था वो भी हो गया है, और यूनिट 5 में शेयर बॉन्ड और डेवलपमेंट लेंथ था। तो यूनिट 2, 3, 4 और 5 हम लोग SBT के अकॉर्डिंग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोगों का टारगेट है कि हम लोग अब जो नेक्स्ट हम लोगों का क्लास आएगा वो हम लोग एक लाइव सेशन रखेंगे जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आप लोग उसी में अपने लाइव सेशंस में ही अपने आंसर्स दीजिएगा। ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस पर्पस के लिए होगा। एक क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन या तो बोर्ड पे लिख देंगे आपको, और PDF आपको उस क्वेश्चन का क्लास के बाद में कम्युनिटी में आपको उसका PDF शेयर कर देंगे क्वेश्चन का। उसमें आंसर्स नहीं लिखे होंगे PDF में, उसके आंसर्स के लिए आपको ये जो वीडियो सेशन होगा आप इसको जब बाद में देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको क्लास में ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब 2-3 क्लास सिर्फ ऑब्जेक्टिव का रखेंगे, अलग अलग यूनिट से। इंट्रोडक्शन से एक क्लास रखेंगे ऑब्जेक्टिव का, फिर हम लोग सिंगली रेनफोर्स डबली रेनफोर्स से एक क्लास रखेंगे, और शेयर बॉन्ड और डेवलपमेंट लेंथ से एक अलग हम लोग ऑब्जेक्टिव का क्लास रखेंगे। उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वाले यूनिट में जो हम लोगों का होगा टी बीम का एनालिसिस और डिजाइन, ठीक है। तो आई होप आपको आज के क्लास में ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।